अस्सलाम वालेकुम। अब हम लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं। लेक्चर नंबर 3 में मैंने अब पिछले लेक्चर्स में क्या करवाया है, वीक 5 तक आप लोगों को मुकम्मल करवा दिया है। ठीक है जी। अब हम जो है नेक्स्ट मतलब वीक 6 से शुरू करेंगे। वीक 6 में सबसे पहला टॉपिक क्या था? वीक 6 वीक 6 में सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास था इंटीग्रेशन का। ठीक है जी। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन आप लोगों के पास क्या होती है? सिंपली इंटीग्रेट करना। ठीक है। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेट करने का मतलब सिंपली ये होता है कि आप किसी वैल्यू को ऐड अप कर रहे हो। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ना पीछे से बैकग्राउंड से लेकर आता हूँ आप लोगों के पास, ताकि आप लोगों को इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अच्छा जी। अब आपके पास क्या होगा कि मैं ये कहता हूँ आप दो नंबर्स को ऐड करो। आप लोग क्या करोगे? मिसाल है, मैं कहता हूँ 1+2 को ऐड कर दो। 1+2 को ऐड करोगे 3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को कह देता हूँ कि मिसाल है, आप पहले 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करो। ठीक है। 1+2+3 अप टू सो ऑन, आप 100 तक ऐड करोगे, वो कोई नंबर आ जाएगा आपके पास। ओके हो गया। इसी तरह से आप लोगों को मैं कहता हूँ पहले 1000 नंबर्स को ऐड करो, पहले 1 लाख नंबर्स को ऐड अप करो आपस में। आप लोग किसी न किसी तरीके से कैलकुलेटर की मदद से जैसे भी आप लोग उसको ऐड अप कर लोगे। ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह देता हूँ कि सारे के सारे रियल नंबर्स को ऐड अप करो, तो आपके लिए तो मसला नहीं क्रिएट हो जाना, क्योंकि आपको ये तो पता ही नहीं है कि टोटल रियल नंबर्स कितने हैं। ठीक है। तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर हुआ क्या, वहाँ पर हुआ ये यहाँ पर डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी। अब ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ थी, लेकिन रियल नंबर्स के दरमियान में तो कोई डिस्क्रीटनेस है ही नहीं। ठीक है। वो तो कंटिन्यूटी है बिल्कुल एक जैसी, यानी आपको उसके दरमियान उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसके कंसेक्टिव नंबर कौन सा है, इसके साथ वाला नंबर कौन सा है। ये आप रियल नंबर्स के केस में नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, आप इंटीजर्स के केस में कह सकते हो कि 1 का कंसेक्टिव क्या है, 2 है। -1 का कंसेक्टिव क्या है, -2 है। मिसाल है। ठीक है। 0 भी 1 का कंसेक्टिव है। इंटीजर्स में, होल नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में कंसेक्टिव नंबर्स बता सकते हो, लेकिन रियल नंबर्स हो गया उसमें कंसेक्टिव नंबर नहीं बता सकते। तो आप क्या करोगे? वहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन को यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप सारे रियल नंबर्स को ऐड अप कर दो, वहाँ पे आप इंटीग्रेट का वर्ड यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो मैंने इंटीग्रेशन का आप लोगों को जस्ट कंसेप्ट बता दिया कि वहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ होती है जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा, यानी ऐसे चीज़ों को काउंट करना पड़ जाता है, ऐसी चीज़ों को ऐड अप करना पड़ जाता है जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स में काउंटिंग कर सकते हैं, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स को भी इवन थोड़ा बहुत काउंट किया जा सकता है, क्योंकि कंसेक्टिव नंबर्स का पता होता है उनके दरमियान का। लेकिन ऐसे नंबर्स या ऐसी चीज़ें या ऐसे फंक्शंस जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है कि इनके कंसेक्टिव साथ वाला कौन सा होगा, यानी कि कोई बिल्कुल ही जो है वो हम लोग अननोन हो जाती है वो चीज़ हमारे लिए। तो इस वजह से वहाँ पे फिर हम लोग इंटीग्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं। अब इंटीग्रेशन आती कैसे है? ये एक आप लोगों के पास इंटीग्रेशन बेसिकली डेरिवेटिव से आती है। डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैसे आती है? जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ x² है, इसका डेरिवेटिव आपके लोगों के पास क्या होता है? 2x होता है। ऐसे ही है। लेकिन अब यहाँ पे आप इस प्रोसेस की तरफ से चल पड़े, इंटीग्रेशन में हम रिवर्स प्रोसेस की तरफ चलेंगे, यानी कि हम एक नंबर देखेंगे, हम देखेंगे कि वो किस नंबर का डेरिवेटिव है। इसी को ही आप लोग आगे एक टॉपिक है इसी वीक में ही, इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है जी। वो भी मतलब वो इसी तरह वो इसी की कंसिक्वेंस है। ठीक है। यानी कि पहले वो बल्कि करवाना चाहिए था मुझे। यानी कि क्या है कि आप डेरिवेटिव्स में क्या करते हो, आप किसी नंबर का डेरिवेटिव निकाल रहे हो। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि इस नंबर की वो फंक्शन निकालेंगे जिसका ये खुद डेरिवेटिव है। ठीक है। जैसे कि x² था, x² का डेरिवेटिव ये था, जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आंसर x² आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये आपके पास जस्ट एक मतलब एक सिंपल सी एग्जांपल थी। इसी को ही आप इंटीग्रेशन कह लो, इसी को आप इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव्स कह लो, कि डेरिवेटिव्स के उल्टे चलने हैं। डेरिवेटिव्स आप लोग लेते हो फॉरवर्ड चलते हो, उसके उलट चलोगे तो आप लोगों के पास क्या होगा? वो एंटी डेरिवेटिव्स यानी कि इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये आ गया आप लोगों के पास, इंटीग्रेशन की बातें आ गई। ठीक है। इसके बाद आप लोगों के पास क्या है? सिंपली थ्योरम्स हैं उसके इंटीग्रेशन के, थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है आप लोगों के पास? सिंपली आप लोगों के पास क्या है कि एक नंबर अगर ऐड हो रहा है, जिस तरह मिसाल है 2 नंबर्स f(x) प्लस माइनस g(f)x), तो जिस तरह डेरिवेटिव अलग-अलग हो जाता था, इंटीग्रेशन भी इस पे
अलहदा अलहदा से हो जाएगी, यानी कि आप इंटीग्रेशन फाइंड करोगे एफ ऑफ एक्स का डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन जी एफ एक्स डी एक्स, ऐसे आप लोग फाइंड कर लोगे। लेकिन प्रोडक्ट में ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, यानी डेरिवेटिव से भी वेरी कर जाते हैं, यानी आपके पास एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स आ जाए, मिसाल है कोई भी फंक्शंस आ जाते हैं, इसमें आपके पास एक रूल होता है, वो आप लोग रूल याद कर लें, आई लेट। ये आई लेट का मतलब ये है कि ये हर एक वर्ड इसमें एक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि ये जो आई है ये आपके पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे। कौन से फंक्शंस होंगे? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। मैं इसको बता देता हूँ, ये क्या है? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ओके हो गया। एल का मतलब है आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है जी। ए का मतलब है अलजेब्राइक फंक्शंस। टी का मतलब आप लोगों के पास होगा एक मिनट, अच्छा, टी को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। और ई जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। कौन से होते हैं? एक्सपोनेंशियल, ठीक हो गया। ये आपके पास जो है वो एक छोटा सा है। इसके मुताबिक आप इस प्रोडक्ट वाली फंक्शन को चेक करते हो, इसको हम लोग जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की मदद से सॉल्व किया जाता है। वो कैसे होता है? सिंपली ये होता है कि इसमें आप पहले ये डिटरमिन करते हो, यानी कि वो तो वीक 7 में चले आ रहा है, मैं इसको इधर ही करवा देता हूँ क्योंकि एक थ्योरम में आ रहा है, ठीक है जी। वो ये होगा कि अब जब मैं वीक 7 करवाऊँगा तो इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का टॉपिक मैं इधर ही चले कवर करवा देता हूँ आपको। इंटीग्रेशन पे पार्ट्स में क्या होगा? सिंपली आप पहले देखोगे कि ये तरतीब मायने रखोगे, ठीक है। फिर आप करोगे क्या? आप करते ये हो, बुक में तो ज़रा कॉम्प्लिकेटेड सा इसका लिखा हुआ है। सिंपली आप लोग ये याद रखें कि पहला फंक्शन एस एच, पहला फंक्शन जो भी आपका इस तरतीब के मुताबिक आएगा, पहला फंक्शन मिसाल मैं कह लेता हूँ एफ है, तो पहला फंक्शन एस एच और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डेरिवेटिव डी एफ ओवर डी एक्स और साथ इसकी इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, ये एक ब्रैकेट में बंद करके डी एक्स फिर ये आपके पास प्रोडक्ट से आप लोग फाइंड करते हो, ठीक हो गया। इसके हम एग्जांपल्स भी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। आगे आ जाता है जी इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस क्या है, यानी कि इंटीग्रेशन की मदद से हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। इंटीग्रेशन की मदद से आप लोग कैलकुलस में पढ़ते हो, इंटीग्रेशन की मदद से आप लोग किसी चीज़ का एरिया फाइंड कर सकते हो। अब वो एरिया अंडर द कर्व वाला जब टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा कि एरिया आप लोग इंटीग्रेशन के ज़रिए कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो, किसी भी एक सरफेस देगी, क्लोज सरफेस दे देगी, उसको वॉल्यूम फाइंड करना है, वो आप लोग फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग जिस तरह फिज़िक्स में आप लोग पढ़ते हो कि जैसे लाइन इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वो सारे इस इंटीग्रल की आगे एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। तो इस तरह एप्लीकेशंस इसकी काफ़ी सारी बन जाती हैं, ठीक हो गया जी। इसके बाद आप लोगों के पास डिवीजन आ गया। आप लोगों के पास इंटीग्रेशन में डिवीजन कैसे की जाती है वो आगे इंटीग्रेशन के रूल्स हैं। 2 किस्म के रूल्स हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, वो आप लोग याद रखिएगा। मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे कि एक होता है इंटीग्रेशन का पावर रूल। वो कैसे होता है? वो ये होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन में मिसाल एफ ऑफ एक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन है और इस एफ ऑफ एक्स की कुछ ना कुछ पावर बनती है, मिसाल है कोई 1 पावर होगी, कुछ अल्फ़ा पावर, मैं के पावर कर लेता हूँ, पावर के है, ठीक है जी। और इसका आगे, इसी के आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है एफ प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स। तो इस केस में आप क्या करोगे? इस एफ ऑफ एक्स की पावर को एक बढ़ा दोगे, एफ ऑफ एक्स पावर के प्लस 1 और के प्लस 1 से ही डिवाइड कर दोगे। तो ये आप लोगों के पास होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने ये एक चीज़ गौर की होगी, मैंने प्लस सी लगाया है। मैंने प्लस सी देखें इस वजह से लगाया है कि अब आप लोग अगर देखो तो जिस तरह मैं फाइंड करता हूँ डी ऑफ कांस्टेंट 1 ओवर डी एक्स, ये आंसर देगा 0। डी ऑफ 2 ओवर डी एक्स, ये भी आंसर देगा 0। यानी जितने भी कांस्टेंट्स हैं उनके आंसर 0 होंगे। अब जब आप लोगों को ये तो पता था कि जैसे कि मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका आप डेरिवेटिव लेते हो, आपके पास आ जाता है 2x आ गया। अब मैंने क्या बोला था आप लोगों को? मैंने ये बोला था कि आप डेरिवेटिव से इस तरफ जा रहे हो, इंटीग्रेशन में आप उल्टा प्रोसेस करते हो।
अब आपको 2x की तो इंटीग्रेशन पता है x स्क्वायर है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन में तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट भी आ रहा है। अब इस कांस्टेंट को भी तो हम लोग किसी तरह मर्ज करना है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स में ये आपके पास एक कांस्टेंट उस चीज़ को जाहिर करता है। अब जाहिर सी बात है, आपको पता है कि हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, यानी आप इसको +0 अगर लिखो, इसको इंटीग्रेट करो, तो आपको यहाँ पर तो नहीं ना पता क्या इंटीग्रेशन हो, मतलब क्या कॉन्स्टेंट आएगा एग्जैक्टली, तो आप लोगों को कोई नहीं पता कि ये तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको जो फंक्शन दिए जाएंगे वो डायरेक्टली ये होंगे, आपने इस फंक्शन इस तरह के बनाने हैं। तो इसलिए आप लोग इंटीग्रेशन में इसको इनडेफिनिट इंटीग्रल्स बोला जाता है, जिसके अंदर आप लोग फिर +c कर देते हैं, क्योंकि आपको कांस्टेंट का पता नहीं है। जब कांस्टेंट का नहीं पता तो वहाँ पे आपको +c लगाना लाजिम हो जाता है। ओके हो गया जी। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, सिंपली अब आप लोग यहाँ पे आप लोगों को एक रूल बता दिया ये वाला। अब सेकंड एक और रूल होता है कि अगर आपके पास ऊपर f(x) है और नीचे f(x) है डिवीजन में, और उसका पूरे का पूरा, यानी कि मिसाल है कोई भी फंक्शन है वो होल पावर में भी है, कोई भी फंक्शन, इसके एग्जांपल्स अभी हम लोग करते हैं, आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई भी आपके पास फंक्शन है, उस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साथ dx है, तो आप लोग क्या लिखते हो, इसका नेचुरल लॉग कर देते हो, नेचुरल लॉग ऑफ f(x) +c, ये आप लोग कर देते हो। यही कुछ उसके थ्योरम्स हैं, कुछ रूल्स बेसिक्स बनते हैं, ठीक है जी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। हर रूल की एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पैरा रूल मैंने प्लस माइनस वाला करवाया था, प्लस वाली एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा दूंगा, माइनस वाली आप लोगों को फिर टेस्ट के ज़रिए जो है वो आप लोगों से ले ली जाएगी। जैसे कि मैं एक फंक्शन लिखता हूँ आपके पास x² + x³, ये मैंने एक आपके पास एक फ़ंक्शन लिखा, और ये भी जो आप अलग-अलग फंक्शंस आते हैं ना, ये भी बेसिकली जो इंटीग्रेशन का ये वाला पावर रूल है ना, इसी की मदद से आ रहे होते हैं। अभी कैसे आते हैं मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाता हूँ। अब आपके पास क्या हो गया, बल्कि मैं पहले आसानी के लिए सिर्फ x² की इंटीग्रेशन करके दिखाता हूँ कि x² की इंटीग्रेशन क्या होती है। अब अगर आप इस रूल को थोड़ा सा मुलाहिज़ा करो, इस रूल को अगर थोड़ा सा याद रखो, तो एक फंक्शन होल पावर में था और उसका आगे डेरिवेटिव पड़ा हुआ था, ऊपर नहीं, उसके साथ, बेशक पावर में ना भी हो लेकिन उसका आगे एक डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अब अगर आप लोग इसको थोड़ा सा गौर करो, तो इस x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, वो तो 1 साथ पड़ा हुआ है, 1 यानी कहीं भी आप लगा सकते हैं, तो 1 यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब उसके मुताबिक क्या होएगा, इस फंक्शन में एक पावर ऐड हो जाएगी और उसी से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब आपके पास x³ + c +c लगाना नहीं भूलना। जब भी आप इनडेफिनिट इंटीग्रल्स करेंगे +c लगाना नहीं भूलना, इसमें नंबर काट लिए जाते हैं पेपर में, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन आ गई। एक और आप लोगों की तसल्ली के लिए एग्जांपल मैं कर देता हूँ, जैसे कि एक फ़ंक्शन आप लोगों के पास है, चलें एक रूल के मुताबिक करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x² + x³ dx। रूल के मुताबिक इंटीग्रेशन ऑफ x² dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x³ + dx आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, अभी मैंने ऊपर लिखवाया, ये आपके पास x³/3 हो जाएगा और प्लस ये x4/4 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगैर पावर के डेरिवेटिव पड़ा है, तो जब डेरिवेटिव पड़ा तो पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने करता हूँ, जैसे मैं लिखाता हूँ नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट 1/x dx। अब इसका डेरिवेटिव बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग वो रूल लगाओ, ये फंक्शन है, इसका आगे डेरिवेटिव यहाँ पड़ा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, नेचुरल लॉग ऑफ x, पावर में एक ऐड, पहले पावर 1 थी, इसकी होल पावर 1 थी, तो 1 + 1/1 + 1 + c, तो आपके पास क्या बन जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x होल स्क्वायर ओवर 2 + c, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरह करके आप लोग वो रूल लगा सकते हो। अब एक और रूल कर लेते हैं हम लोग, जैसे कि सेकंड रूल था आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ से आप 2x/x² कर लेते हो, ठीक है जी, dx। ये आप लोगों के पास क्या आएगा, अब इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप नेचुरल लॉग लगा दोगे, नेचुरल लॉग ऑफ x² + c आ जाएगा। अब नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी से जो इसके एंगल में, नेचुरल लॉग के एंगल में जो होता है उसकी होल पावर बाहर आ जाती है, तो ये 2 नेचुरल लॉग ऑफ x + c बन जाता है। इसको हम एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, वो कैसे, आप इस एक x को x से काट दो, आपके पास ये जो चीज़ है वो बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 2/x बन जाएगा dx, और आपके पास क्या होगा, 2 बाहर ले लें आप लोग, 1/x dx बन जाएगा। अब इस x का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x + c आ जाएगा, बस।
और सी हमेशा याद रखें तब लगाना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के पास जिसमें एक से ज़्यादा इंटीग्रेशंस के साइन होते हैं, तो वहाँ पर जब तक आप इंटीग्रेशन का, ये इंटीग्रल का साइन ख़त्म नहीं होगा तब तक सी नहीं लगाना। बेशक आप कुछ ऐसे फंक्शन हैं उनकी इंटीग्रेशन सॉल्व हो गई है लेकिन वो साथ साथ ऐसे ही उतर रहे हैं, लेकिन जब तक इंटीग्रेशन का साइन मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगा आप लोग सी नहीं लगाओगे। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला तो है, जब वो मैं नेक्स्ट वीक 7 आप लोगों को बल्कि यहीं पे एग्जांपल करवा देता हूँ आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये चलें आगे ही करवाएंगे। ये आप लोगों के पास वीक 6 मुकम्मल हो गया। अब वीक 7 शुरू होता है। वीक 7 का पहला टॉपिक है आपके पास इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि आप फंक्शन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करते हो, क्योंकि कुछ फंक्शन ऐसे हो जाते हैं जो आपके पास फाइंड करना ज़रा सा मुश्किल होगा, डायरेक्टली आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन कर लिया करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, आप लोग इंटीग्रेशन फाइंड करो, ई की पावर मिसाल है मैं कह लेता हूँ एक्स के डी एक्स की, इसकी इंटीग्रेशन आप लोग फाइंड करो। अब आपको बज़ाहिर तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा नज़र आ रहा होगा, कैसे करेंगे, तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन सिंपली लगा देंगे। हम क्या करेंगे, ई की पावर में जो एक्स स्क्वायर है उसको सम फंक्शन टी के बराबर सपोज कर लेंगे। अब एक्स स्क्वायर की जगह आप टी पुट कर लोगे, लेकिन डी एक्स को भी तो डी टी में कन्वर्ट करना है ना, तो आप यहाँ से इसका डेरिवेटिव ले लो, यानी डिफरेंशियल ले लो। 2x डी एक्स इज़ इक्वल टू आपके पास आ जाएगा डी टी। ओके हो गया। अब आपने डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, आप इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाओ, डी एक्स आपके पास आएगा डी टी बाई 2x, और x आप लोगों ने क्या निकाला है ये, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट टी। प्लस माइनस यहाँ पे नहीं इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल है, तो आप एक ही के लेकर चल लो। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, डी एक्स की वैल्यू डी टी ओवर 2 स्क्वायर रूट टी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अब आपके पास क्या हुआ, अगर आप लोग थोड़ा सा जहन में रखो तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन आप लोगों ने फाइंड करनी थी, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के डी एक्स की, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इंटीग्रेशन ई की जगह ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर टी कर लिया, एक्स की जगह टी, और डी एक्स की वैल्यू लगाई डी टी ओवर 2 स्क्वायर रूट टी, ये आप लोगों ने वैल्यू लगाई। अब यहाँ पे फिर वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला लगा के आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गया, ये आपके पास बन गया इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ई की पावर टी और 1/2 बाहर आ गया, और टी की पावर -1/2 आ गया, और साथ आ गया डी टी, ये आप लोगों के पास आ गया। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, अब यहाँ पर ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो गया है क्योंकि ये एक मैथमेटिक्स का बहुत फेमस एक यानी कि कह लें, मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, लेकिन ये ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से हो गया क्योंकि इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल इस वजह से है क्योंकि अब जब आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सीखोगे ना, इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व करके देखिएगा, जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे कभी भी इंटीग्रल का साइन ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए यहाँ तक इसको रख लेते हैं। ये बेसिकली गैमा फंक्शन होता है, यानी ये 1/2 है ना, तो इसको आप 1/2 गैमा 1/2 लिखोगे। अब ये क्यों लिखा है इसको जहन से निकाल दो, ठीक है, मैंने शुरू में गौर नहीं किया था। चलिए मैं एक और कर लेता हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स प्लस 1 से ये मैं कर लेता हूँ। ओके हो गया, तो डी एक्स। अब आपको इसके डायरेक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव का नहीं पता कि डेरिवेटिव आप लोग कैसे निकालोगे, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लो। आप x + 1 को t के बराबर सपोज कर लो, डी एक्स की वैल्यू डी टी के बराबर आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो तो आपके पास ई की पावर टी और डी टी आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई, ई की पावर टी की इंटीग्रेशन जो है वो ई की पावर टी हो जाती है, ये प्लस सी, तो बस ये आपके पास सिंप्लीफाई हो गया। तो इस तरह करके आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर सकते हो। बाकी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो मज़ीद जो है वो मैं आप लोगों को जब टेस्ट दूंगा तो आप लोगों को तब मैं टेस्ट में करवाऊंगा, ठीक है जी। आप लोगों को जो सॉल्व होंगे वो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, जो सॉल्व नहीं होंगे वो फिर आप लोग बता दीजिएगा, वो फिर उनका सोल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी अपनी प्रैक्टिस के लिए कैलकुलस की जो बुक है थॉमस एंड फिनी की भी है एक बुक, और एक बुक आपके पास स्टुअर्ट की भी है। तो उन दोनों बुक्स में आप लोग जो है वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिस, जो इसकी समझ ना आई फिर आप लोग पूछते रहिएगा साथ साथ, क्योंकि मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट को समझा देना। अगर मैं यूँ के क्वेश्चन करने बैठ गए फिर तो मतलब क्वेश्चंस ही इतने बन जाते हैं कि वो इधर फिर टाइम पर सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग,
ठीक है। तो इसलिए मैं आपको जनरल कंसेप्ट आइडिया देकर चल पड़ूंगा आगे। आगे आप लोगों ने बुक से प्रैक्टिस खुद करनी है। प्रैक्टिस करके जो आप लोगों को जहाँ से समझ नहीं आएगा वो आप लोग फिर बाई के ज़रिए मुझे बता दीजिए करिएगा, तो आप लोगों को मैं फिर उसका सलूशन और समझा के आप लोगों को सेंड कर दिया करूँगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बेशक 10-12 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन भी करवा दूँ, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी आप लोगों ने खुद पूछना तो मेरे से ही है। तो इसलिए बेहतर ये है कि मैंने आपको जनरल कंसेप्ट आपको बता दिया है। आप लोग बुक से जाएँ, बुक से जाके एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने के बाद जहाँ पे मसला आए वहाँ पे आप लोग पूछ लें मुझसे। अब आगे आप लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे आ जाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे कि मैं करता हूँ e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर dx। ये मैंने एक फ़ंक्शन लिखा है, ठीक है। अब इस फंक्शन में बज़ाहिर कोई भी रूल नहीं लग रहा, क्योंकि इस e की पावर x का आगे डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगाओगे। और एक चीज़ याद रखें, ILATE, LATE, ये चीज़ याद रखें। इसके मुताबिक आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को सॉल्व करना है। ILATE के मुताबिक अलजेब्राइक फंक्शन पहले आ रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप इसको क्या करोगे, तरतीब दे लोगे, x के e की पावर x dx, ये आप लोग लिख लोगे, ठीक हो गया। अब आपके पास मैंने क्या रूल बताया था, सिंपली याद रखें, पहला SH, दूसरे की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, और फिर इंटीग्रेशन किसकी, e की पावर x dx, दूसरे वाले फंक्शन की। इसको आप होल ब्रैकेट में बंद करोगे और y dx लगा दोगे, ओके हो गया। और dx इंटीग्रल जहाँ पे लगाना है वहाँ dx लाजमी लगाना है, ताकि इसके नंबर होते हैं, नंबर काट लिए जाते हैं, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया, e की पावर x की जो इंटीग्रेशन है वो e की पावर x ही होती है, माइनस इंटीग्रल 2x और e की पावर x dx, ये आ गया। अब मज़ीद यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर e की पावर x। अब देखें इसकी इंटीग्रल सॉल्व हो गया, लेकिन अभी भी इंटीग्रल का साइन इस इक्वेशन में मौजूद है, तो आप प्लस c अभी नहीं लगाओगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, e की पावर x एक्स स्क्वायर ये आ गया, माइनस अब 2 को बाइट ले लो, यहाँ पे फिर x e की पावर x आ गया dx। अब यहाँ पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगी, वो कैसे, अब अलजेब्राइक फंक्शन x जो है वो पहले है, ठीक है। इस रूल के मुताबिक अलजेब्राइक पहले आएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, ठीक है। पहला फंक्शन SH, दूसरे की इंटीग्रेशन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, x की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, सॉरी e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही हुआ करती है, माइनस इंटीग्रल x के डेरिवेटिव 1, e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x और साथ dx, ओके हो गया। अब यहाँ डबल dx इसलिए नहीं आया क्योंकि मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख दिया, क्योंकि e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही होती है, ब्रैकेट बंद, यहाँ पे x के e की पावर x माइनस 2 इंटू एक्स ई की पावर x माइनस माइनस प्लस का 2 और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx। तो ये आपके पास आ जाएगा x के e की पावर x माइनस 2x e की पावर x प्लस 2 e की पावर x प्लस c। अब यहाँ इंटीग्रल का साइन ख़त्म हो गया तो आपने प्लस c लगा दिया, बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। बाकी ये है कि आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस खुद करेंगे, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं यहाँ 50, 60, 100 क्वेश्चन भी करवा दूँ, उसका फ़ायदा कख नहीं होना। फ़ायदा तब होगा जब आप लोग खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद प्रैक्टिस करोगे, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाओगे, जब लगाओगे तो आप लोगों को चीज़ों की समझ आएगी, ओके हो गया। मेरा काम है आप लोगों को कंसेप्चुअली ट्रेन कर देना, बाकी क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है वो जाहिर सी बात है वो आप लोगों ने खुद ही करनी है। अच्छा, आगे आप लोगों के पास एक टॉपिक है, उसकी भी मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा आप लोगों को और फिर आगे चल पड़ेंगे हम लोग। आगे आप लोगों के पास है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस इन्वॉल्विंग पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसे फंक्शंस आप लोगों ने लेने हैं जिनकी जो है मतलब पार्शियल फ्रैक्शन इन्वॉल्व करते हैं। ऐसे कौन से फंक्शंस होते हैं, देखें मैं एक फ़ंक्शन लिखता हूँ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर, यानी डिवीजन वाले फंक्शंस हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब से, चले बहुत सिंपल सा फंक्शन लिख लेते हैं हम लोग, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यानी एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये एक फंक्शन है। अब ये जाहिर सी बात है ऐसे डायरेक्टली सॉल्व करना ज़रा मुश्किल है, तो आप लोग क्या करोगे, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करोगे कन्वर्ट।
पार्शियल फ्रैक्शन को मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 और x माइनस 1। ठीक है, ये तो और भी काम सिंपल हो गया। आप लोगों ने इसको इससे कैंसिल कर दिया तो x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो बेसिकली 1 ओवर x माइनस 1 के बराबर आ गया। ये तो और ज़्यादा सिंपल हो गया, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगनी ही नहीं है। ठीक है, आपके पास क्या हो गया, ये आ गया 1 ओवर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आप लोगों के पास फंक्शन बन गया। अब इसको आप लोग क्या करो, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव देखो, इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बनता है, वो ऊपर मौजूद है। तो सिंपली नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 प्लस सी, ये आंसर आ गया आप लोगों के पास। ओके हो गया। अब आप लोग क्या करो, मैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक कर देता हूँ, इंटीग्रेशन साथ आपके पास है x से एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है, और साथ आपके पास मिसाल है x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 डी एक्स। ये एक फ़ंक्शन दिया गया है और इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब इसकी इंटीग्रेशन बज़ाहिर काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है, तो इसको हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई करने के बाद इस फंक्शन को एक सादा फंक्शन की शक्ल दे देंगे और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, आगे काफ़ी आसान हो जाएगा ये। जैसे कि मैं इधर ही साथ करता हूँ, आपके पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अलग से लिख लें, प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2। ठीक है, आपके पास इसको कैसे लिख सकते हो आप लोग, ए ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 2। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे। मैं इसको अब डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ और आप लोगों ने चूँकि मैथ्स पढ़ चुके हैं और माशाल्लाह से आप लोग जो है वो हायर क्लासेस में हैं, तो आप लोगों को मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को आती होगी। ठीक है, फिर भी मैं पार्शियल फ्रैक्शन इसकी करवा ही देता हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, उस पूरे निचले फंक्शन को पूरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इधर आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे आप सिर्फ x प्लस 1 डिवीजन में है तो सिर्फ x प्लस 1 कैंसिल होगा, तो साथ आपके पास आ जाएगा a के साथ x माइनस 1 और x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस b के साथ आ जाएगा आपके पास x प्लस 1 और x प्लस 2 और प्लस c के साथ आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 1 और x माइनस 1। ओके हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, अब आप लोग ये करते हो इसके अंदर नेक्स्ट, अब आप इनको बारी बारी लेते हो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में बारी बारी आप लोगों ने पुट करना है। पहले इनिशियली पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी -1। जहाँ जहाँ x प्लस 1 है इस इक्वेशन में वहाँ 0 पुट कर दें और x की जगह -1, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू a, यहाँ -1 और -1 प्लस 2 प्लस, अब इसमें भी x प्लस 1 की पोर्शन है, इसमें भी x प्लस 1 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, प्लस 0 कर दो और ये प्लस 0 कर दो। ओके हो गया। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से मैं आगे ऑनवर्ड इधर चला जाता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग क्या करो, आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपके पास बन जाएगा -1 और ये 2 बन जाएगा इज इक्वल टू a, यहाँ पे -2 बन जाएगा और ये वाला 1 बन जाएगा। ठीक है, प्लस 0 है, तो a की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ गई, -1 आ गई। 2 को जब इधर ला के डिवाइड करोगे ना -2 बनेगा, तो वो 2/2 माइनस a की पावर a की जो वैल्यू है वो -1 आ गई। इसी तरह से आप लोग b की वैल्यू फाइंड करोगे, पुट x -1। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि जिसके नीचे वाला सॉल्व करो एग्जैक्टली उसी का ही आंसर आए, डिफरेंट भी आ सकते हैं, बस आप लोगों ने बारी बारी इनको पुट कर देना है। x प्लस 1 जो है वो आपके पास क्या आएगा, 0 के बराबर, तो x जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, अब इसमें x -1 है, इसमें x -1 है, तो a और c दोनों 0 प्लस b, और यहाँ पे आपके पास 1 प्लस 1 2 और 2 प्लस 1 जो है वो 3 हो जाएगा, और प्लस c में यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास 2 आ गया, और यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 6 आ गया, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आई वो आपके पास आ गई 1/3। इसी तरह से आप लोग c की वैल्यू निकालोगे। c की वैल्यू मैं फिर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, आपके पास, अब आप लोग क्या करोगे, ये वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग क्या पुट करो, इस इक्वेशन के अंदर आप लोग, अब आप लोगों के पास क्या आ गया, पुट करोगे आप लोग किसको, x प्लस 2 को 0 के बराबर, तो यहाँ से x की वैल्यू -2 आ जाएगी, -2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी x प्लस 2 है,
यहाँ पर भी x+2 है तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, 0 + 0 प्लस सी में आपके पास -2 + 1 और -2 -1, तो यहाँ से आपके पास 4 आ जाएगा, 4 + 1 5 आ गया, इज़ इक्वल टू सी आ गया। यहाँ पे -2 + 1 माइनस आ गया और -1 माइनस जो है वो -3 आ गया। तो यहाँ से आप लोगों ने +1 बन गया, तो सी की वैल्यू 5/3 आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं आप लोग क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज़ आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे और आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। अच्छा, अब आप लोगों के पास ए बी सी तीनों की वैल्यूज़ आ गई थी। आप लोग अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे। इक्वेशन नंबर 1 ये थी, ए की वैल्यू आप लोग के पास क्या आ गया, x² + 1 ओवर x + 1 x - 1 और x + 2। ए की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी आपके पास -1, तो ए की जगह -1 पुट करेंगे, -1 ओवर x + 1 बन जाएगा। प्लस बी की वैल्यू आप लोगों के पास आई थी 1/3, 1/3 × 1 ओवर x - 1 बन जाएगा। और आपके पास सी की वैल्यू आई थी क्या थी, सी की वैल्यू 5/3 थी, 5/3 × 1 ओवर x + 2। अब ये आप लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई होके आ गया। अब आप क्या करो, ये जो आप लोगों ने इंटीग्रेशन लिखी थी, इस इंटीग्रेशन में इसकी जगह वो लिखो जो आप लोग अभी फाइंड करके आए हो, ठीक है। तो मैं वो डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन x² + 1 ओवर x + 1 x - 1 और x + 2 इंटू dx। ये इक्वल आ गया आपके पास इंटीग्रेशन -1 ओवर x + 1 प्लस 1/3 × 1 ओवर x - 1 प्लस 5/3 × 1 ओवर x + 2, ठीक है, और ओवरऑल dx ये आ गया। अब इंटीग्रेशन के रूल के मुताबिक मैं डायरेक्टली इंटीग्रेशन लिखूंगा, लेकिन इंटीग्रेशन रूल के मुताबिक इसकी अलग इंटीग्रेशन आएगी, इसकी अलग आएगी और इसकी अलग आएगी। तो अब अगर आप लोग देखो, तो अगर इंटीग्रेशन अलग आप लोग लिखते हो, मैं जैसे लिख लेता हूँ, इंटीग्रेशन -1 बाहर लिख लें, इसको +1 ही रखें, ओवर x + 1 dx प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1 ओवर x - 1 dx प्लस 5/3 इंटीग्रेशन 1 ओवर x + 2 dx। अब आप देखो, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, इस पूरे का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो नेचुरल लॉग वाला लॉ लग जाएगा। आपके पास आएगा -1 नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 प्लस 1/3 नेचुरल लॉग ऑफ x - 1 प्लस 5/3 नेचुरल लॉग ऑफ x + 2 प्लस c। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। मज़ीद अगर आप लोग सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लोगों को नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक आप लोगों के पास क्या होगा, ये पावर्स में चले जाएंगे कांस्टेंट जो है, और बाकी आप लोग पावर में उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लो, वरना यहाँ तक भी लिख दो तो आपके पास आंसर ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन वाला एक क्वेश्चन था। इसके बाद आप लोगों के पास एक आखिरी रह गया वीक 8 में आप लोगों के पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं और एरिया अंडर द कर्व। सिर्फ ये वाले 2 टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है जी। मैं वो भी करवा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, अब आप लोगों के पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा आ रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल्स, वीक 8। डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, अभी तक हम इंडेफिनेट इंटीग्रल्स पढ़ते आ रहे हैं, मतलब +c लगाते थे। इनमें +c नहीं लगेगा, वो +c क्यों नहीं लगेगा वो हम लोग देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल्स ऐसे इंटीग्रल्स होते हैं कि आप उसमें डिफ़ाइन कर देते हो कि आपने फंक्शन को कहाँ से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, आपके पास ये ग्राफ है, आप इस ग्राफ में ये फंक्शन जो है कुछ चलाते चले जा रहे हो, ये फंक्शन चलता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये फंक्शन जब चलता चला जा रहा है, सॉरी कैमरा हिल गया था, अब ठीक है। अच्छा, अब ये फंक्शन आप लोगों ने बनाया, अब ये फंक्शन हिलता चला जा रहा है। अब ये इसके इंटायर डोमेन है, मिसाल है इसकी इंटायर डोमेन यहाँ से लेकर से आप इसको इधर पीछे चला लो, ये पूरी की पूरी लाइन इसकी इंटायर डोमेन है। अब इस इंटायर डोमेन में जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तब इनडेफिनेट इंटीग्रल्स आएंगे। अब मिसाल है, मैं इसकी डोमेन को स्ट्रिक्ट कर देता हूँ, मैं कह देता हूँ यहाँ पर कहीं भी पॉइंट ए था, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट बी था, तो इस पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, तो वहाँ पे फिर हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स का यूज़ करते हैं,
ठीक हो गया। अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कर देता हूँ। रूल्स वही लगेंगे जो पुराने लगे थे, बस इसमें थोड़े से लिमिट्स का फ़र्क आ जाएगा। वो लिमिट्स को कैसे सॉल्व करना है मैं उसको आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि मैं एक सिंपल सा फंक्शन लेता हूँ, इंटीग्रेशन मिसाल है मैं 0 से लेकर 1 तक करता हूँ x+1 की इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, कैसे आएगी? सिंपल इंटीग्रेशन आप लोगों के पास वही आएगी जैसे कि आपके पास है कि x+1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x²/2 + x। ये आप कैसे आएगी ये आप लोगों को यकीनन पता होगा, वरना नहीं पता तो पावर रूल लगा है आप लोगों के पास। और इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपके पास 0 से 1 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस ही नहीं लगा क्योंकि लिमिट्स थी। अब आपके पास क्या हुआ, आप पहले अपर लिमिट पुट करो। अपर लिमिट में आएगा 1²/2 + 1 माइनस करो सेकंड लोअर लिमिट 0/2 + 0, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1/2 + 1 और -0 के वो 0 हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा 3/2। तो इसके आंसर आ गया 3/2। ओके हो गया। उसके बाद आप लोग मिसाल है मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से मिसाल है आप करते हो, चलो 0 से छोड़ो, आप करते हो नेचुरल लॉग ऑफ से आप क्या लेते हो 1 से लेकर 2 तक करते हो इंटीग्रेट, और नेचुरल लॉग ऑफ x को इंटीग्रेट करते हो dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है? अब ना तो इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ना आप पावर रूल लगा सकते हो, ना आप नेचुरल लॉग वाला रूल लगा सकते हो। इसको कैसे करना है? इसको आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करोगे। ओके हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से कैसे सॉल्व होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप ऐसे करोगे, आप एक फंक्शन अपने पास से इसमें 1 सपोज कर लोगे। जब इसको 1 सपोज करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अब 1 एक अलजेब्राइक फंक्शन है और नेचुरल लॉग है। आई लेट वाला फार्मूला है LATE, इसमें नेचुरल लॉग पहला फंक्शन बनना चाहिए, तो इसका मतलब पहले फंक्शन की ऐसे से आएगा डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x डॉट आपके पास पहले फंक्शन की सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस इंटीग्रेशन पहले का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x डॉट x dx। ठीक हो गया जी। अब आपके पास x से कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा अब यहाँ पे लिमिट्स सॉरी लगाना भूल गया, जो ही आप लोग इंटीग्रल हटाओगे साथ उसकी लिमिट्स लगती जाएंगी 1 से 2, यहाँ पे 1 से 2, ठीक है। नेचुरल लॉग ऑफ अब पहले 2 पुट करोगे, नेचुरल लॉग ऑफ 2 × 2 माइनस 1 पुट करोगे, नेचुरल लॉग ऑफ 1 × 1, ठीक है। ये ब्रैकेट बंद हो गई माइनस, अब ये x से कट गया, सिर्फ 1 बचेगा, 1 dx होगा और 1 की इंटीग्रेशन जस्ट x हुआ करती है, तो ये x आ गया आप लोगों के पास, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं इसको आगे लिखूँ तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x × x माइनस सॉरी ये आपके पास बन जाएगा 1 से 2 माइनस इंटीग्रेशन dx 1 से 2। अब यहाँ 1 था, 1 की इंटीग्रेशन x हुआ करती है, तो x आ गया और इसके ऊपर लिमिट लग गई 1 से 2, ठीक है। अब इसमें प्लस ही नहीं लगेगा, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के बराबर होता है, वो 0 हो गया, माइनस 2 माइनस 1। ओके हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस ये माइनस इसको माइनस, ये आपके पास 1 होगा तो -1 आ जाएगा, ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह करके आप लोग सिंप्लीफाई करके इनके आंसर्स निकालोगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल था। अब डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज़ याद रखने वाली होती है कि ये जो आप लोग लिमिट ले रहे हो, मतलब ये वाली जो लिमिट ले रहे हो, क्या इस लिमिट के अंदर ये जो फंक्शन गिवन है कि ये फुली डिफाइंड है भी या नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, हमें ग्राफ ड्रा करते हैं, ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, इस ग्राफ में यहाँ पे कहीं पे a है, यहाँ पे कहीं पे b है, और इस a से b के दरमियान हम इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं, लेकिन फंक्शन कुछ ऐसा है कि पॉइंट c के ऊपर इसके दरमियान में कहीं पे पॉइंट c है, वहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि मैं अगर ड्रा करूँ तो फंक्शन इस c के ऊपर जाकर शूट कर जाता है ऐसे, और यहाँ से ऐसे शूट होके ऐसे करके आ रहा है, कुछ इस तरह का फंक्शन बनता है, यानी c के ऊपर उसकी वैल्यू आती नहीं है, वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। अब ऐसे फंक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे फंक्शंस को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि आप उस लिमिट पर तोड़ दोगे उस फंक्शन को, ठीक है। यानी उस लिमिट को सॉरी इंटीग्रेशन को आप लोग 2 हिस्सों में तकसीम करोगे। ये डेफिनेट इंटीग्रल्स का एक थ्योरम बनता है। अब वो कैसे है मैं इसको समझाता हूँ आप लोगों को। देखें, मैं एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। जैसे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, इंटीग्रेशन में क्या लेते हो 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रेट करो, और से आप कह लो 1/, से नेचुरल लॉग ऑफ x dx। ये आप लोगों के पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आप लोगों ने इंटीग्रेट करना है। अब इस 0 से लेकर 2 तक के दरमियान में अब 1 भी आता है, ओके हो गया, 1 आता है।
अब नेचुरल लॉग ऑफ 1 मैंने आपको क्या बताया था, नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो 0 होता है, और चूँकि डिवाइड में है तो 1/0 का मतलब है इन्फिनिटी। तो इसका मतलब इस डोमेन के अंदर एक ऐसा पॉइंट है, इस डोमेन के दरमियान में, एंड पॉइंट्स की बात नहीं हो रही, इस डोमेन के दरमियान में एंड पॉइंट्स पर अगर इन्फिनिट हो जाता है तो उसका कोई मसला नहीं है, वो आप लोग पुट करके हल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये हल इसमें मतलब अनडिफाइंड आ जाता है इस लिमिट के अंदर, तो आप लोग इसको कैसे हल करोगे, इसको तोड़ोगे। आप लोग क्या करोगे, फंक्शन को कर दोगे, तोड़ दोगे 0 से लेकर 1 तक, 1 नेचुरल लॉग ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेकर 2 तक, 1 नेचुरल लॉग ऑफ x dx, ये आप लोग करोगे। ओके हो गया। तो आप लोगों के पास अब इसको अलहदा से इंटीग्रेट कर लो, इसको अलहदा से इंटीग्रेट कर लो, ऐसे कोई मसला नहीं है। जैसे कि मैं अगर इसको लिमिट को हल करता हूँ तो आपके पास ये क्या बनेगा, ये आप लोगों के पास बन जाएगा अच्छा जी, वो वाला फंक्शन सॉल्व नहीं होता, मतलब सिंप्लीफाई उसको करते हैं ना तो वो 1 में नेचुरल लॉग की पावर इंटीग्रेशन में बढ़ती चली जाती है, तो वो वाला आगे सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं सॉल्व करने की, वो आप लोगों के अभी मतलब लेवल की नहीं है, तो आप लोग उसको फ़िलहाल स्किप कर दें। ये एक नई एग्जाम्पल है। अब ये dx, अब ये एक फ़ंक्शन है 0 से 2 तक। अब ये वाला जो फंक्शन है आप लोगों के पास, ये वाला फंक्शन आप लोगों के पास डोमेन में अनडिफाइंड है, मतलब 0 से लेकर 2 तक में 1 पर ये अनडिफाइंड फंक्शन बनता है। तो इसको आप लोग क्या करोगे, पहले आप लिमिट को तोड़ोगे 0 से 1 तक, x² + 1/x-1 dx प्लस फिर आप लोग करोगे 1 से 2 x² + 1/x-1 dx। अच्छा मेरे जो है ना, आप लोग जो है ना मतलब ये ना समझिएगा कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो रहा। असल में मैं किसी बुक से आप लोगों को देखकर क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं अपने जहन में जो अभी मेरे जहन में आ रहे हैं क्वेश्चंस, मैं उसको देखकर आप लोगों को बस जो भी जहन में आप लोगों को अभी फौरी तौर पर जहन में आ रहा है, मैं वो आप लोगों को बस डायरेक्टली क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो इस वजह से सॉल्व करके आगे तब पता चलता है कि सॉल्व आगे होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से उसके लिए मैं माज़र चाहता हूँ आप लोगों का थोड़ा सा जो भी टाइम ज़ाया हुआ, लेकिन ये है कि इससे आप लोगों को एक सीख ये मिलती है कि कुछ ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जिनकी इंटीग्रेशन इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आगे चलती चली जाती है। अब उन फंक्शंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स है। एक मैजिक सब्स्टिट्यूशन के नाम से एक है कैलकुलस के अंदर, वो करते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोगों के अभी सिलेबस की नहीं है, ठीक है जी। तो उस वजह से आप उस चीज़ से निकल जाए। हाँ, अगर आप लोग उन चीज़ों को जानना चाह रहे हैं तो आप लोग कैलकुलस की बुक उठाएँ, वहाँ पे मैजिक सब्स्टिट्यूशन को सर्च करें। बुक के बैक साइड पे ना मतलब नाम लिखे होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, तो वहाँ से सर्च करें मैजिक सब्स्टिट्यूशन, उस पेज पर जाएं, वहाँ जाके आप सब्स्टिट्यूशन मैजिक सब्स्टिट्यूशन देख सकते हो। लेकिन टेस्ट्स में मैं सिंपल ही दूंगा, मतलब ऐसा कोई मुश्किल नहीं होगा। और बाकी जिस तरह मुझे पता लगा है कि आप लोगों की जो क्लास है, तो आप लोगों को मतलब उम्मीद है कि ऐसे जितने मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, सीधे सीधे आसान से क्वेश्चन आएंगे, तो वो आप लोग करके हल कर सकते हो। हाँ, बाकी आप लोग अगर एडवांस टाइप के क्वेश्चंस करना चाहते हो तो वो आप लोग जो हो मतलब बता दीजिएगा, मैं फिर आप लोगों को लिख के उनका सलूशन करके आप लोगों को फिर मैं शेयर कर दूँगा। अच्छा, आप लोग क्या करोगे, इसको इज़ इक्वल टू, अब ये आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे इसको इंटीग्रेट आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के, अब ये आप लोगों की आगे असाइनमेंट के तौर पर छोड़ता हूँ, ठीक है। आप लोगों इसको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने इसका आंसर, मुझे ये लेक्चर सुनते ही आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आया था, ठीक है। फिर मैं इसका आंसर लिखूँगा, ठीक है जी। अभी आप लोगों के पास एज एन असाइनमेंट मैं छोड़ता हूँ। इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से करना चाहें, बल्कि नहीं, मैं आप लोगों को ना एज एन असाइनमेंट नहीं छोड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये एक हिस्सा मैं कर दूँगा, एक हिस्सा आपका एज एन असाइनमेंट छोड़ दूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी एक टेक्निक यूज़ हो रही है। वो ये कि पार्शियल फ्रैक्शन में एक कंडीशन होती है, अगर आप लोगों को याद हो, कंडीशन ये होती है कि पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो नीचे वाला है ना, उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए। अगर उसकी डिग्री बड़ी नहीं है तब आप लोग फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फिर पहले आप प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर आप लोग जो हो मतलब उसको हल करोगे। अब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपके पास नीचे वाले को बाहर रखें x-1, अंदर इसको रखें x² + 1। अब इसको आप लोग चेंज कर लो। अब आप लोग क्या करो कि इसको x से मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² - x, ठीक है जी। x² - x आएगा तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गए, आपके पास x + 1 यहाँ पे नीचे बच जाएगा। अब आप देखो तो इन दोनों की डिग्री सेम हो गई है, डिग्री सेम हुई है तो आप इसको +1 से मल्टीप्लाई करो। +1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x जब +1 से मल्टीप्लाई, आप पिछला नहीं भूलना, पिछला नहीं देखना,
सादा डिवीजन है। तो x को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे आएगा x, -1 को जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे -1 आ जाएगा। आप इसके साइन चेंज करो, इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, ये कैंसिल हो जाएगा, पीछे रिमाइंडर आपके पास 2 बचेगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इस लिखने का तरीका क्या होगा, इसको लिखने का तरीका ये होगा कि आपके पास जो है वो ऊपर वाला ऐसे आ जाएगा +1 प्लस रिमाइंडर जो है वो 2 आ जाएगा ओवर x -1। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास यही चीज़ बन जाएगी, जैसे मैं करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसका एलसीएम लोगे तो x -1 बनेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x² -1 बनेगा, क्योंकि आपके पास x + 1 x -1 ये बन जाएगा और ये प्लस का 2, तो ये आपके पास x² + 1 ओवर x -1, ये वही चीज़ बन जाती है। तो इसका मतलब आपके पास जो ये वाली चीज़ है ये आपके पास बनी 0 से 1 x + 1 + 2 ओवर x -1 dx, ये बन गया। अब ये तो आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 से 2 x + 1, ठीक है जी, प्लस 2 ओवर x -1, ये आ गया। अब मैं इसका ये वाला पार्ट कर दूंगा, आप लोगों ने ये वाला पार्ट पुट करके इसका मुझे आंसर आप लोगों ने बताना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। ठीक है जी, क्या आ गया आप लोगों के पास इसका सिंप्लीफाई आंसर, x की इंटीग्रेशन x²/2, 1 की इंटीग्रेशन x और इसकी इंटीग्रेशन +2 और नेचुरल लॉग ऑफ x -1। अब ये कैसे आया है ये आप लोगों ने खुद सोचना है, ठीक है। ना समझ आए तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा, इसका मैं आप लोगों को बता दूंगा। और प्लस यहाँ पे आप लोग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लगाओगे, पहले अपर लिमिट सारे में पुट करोगे, माइनस करोगे, फिर सारे में लोअर लिमिट, इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करोगे। ये मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ। आगे असाइनमेंट है, इसका मुझे आप लोगों ने डायरेक्ट आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आता है। देखें, मेरा आप लोगों को ऐसे छोड़ने का मकसद ये है कि आप लोग खुद क्वेश्चन करें, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना ये है, बाकी टीचर्स तो ये करेंगे, आप लोगों को वो 10 सवाल करवा देंगे, आप लोग कहेंगे ओहो बड़ा अच्छा टीचर है, इतने क्वेश्चन इसने करवाए हैं। मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, मैं बेशक बहुत एक नालायक आदमी हूँ, ठीक है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप लोग जितनी खुद से प्रैक्टिस करोगे ना, फिर खुद से जितनी प्रैक्टिस करोगे, जहाँ पर फंसोगे, फिर आप लोगों को पता लगेगा हाँ, जब फिर मैं बताऊंगा उसका आंसर तो आप लोगों को पता लगेगा हाँ इस पॉइंट से ऐसे निकलना है, इस जगह से ऐसे निकलना है। जब आप लोगों को चीज़ों को टैकल करना सीख जाओगे ना, फिर आपके लिए इंटीग्रेशन का कोई भी फार्मूला हो जाए, यानी आप जिस टाइम इन ऐसी चीज़ों में फंसोगे फिर उनसे निकलोगे, आप लोगों को चीज़ों के साथ टैकल करना आ जाएगा कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आप लोगों ने ऐसे करना है, इस तरह का क्वेश्चन होगा ये रूल लगेगा, इस तरह का क्वेश्चन होगा ये रूल लगेगा। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो यहाँ तक आप लोगों के पास वीक 7 मुकम्मल हो जाता है। वीक 8 का एक टॉपिक रह गया है, माजरत, एरिया अंडर द कर्व। अब ये भी एक अपने आप में एक काफ़ी मुश्किल और थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, और वीडियो पहले ही काफ़ी लेंथी हो गई है, फिर भी मैं चलें कोशिश करता हूँ कि यार इसको जल्द से जल्द वाइंड अप कर दूँ। आपके पास अगला टॉपिक लास्ट टॉपिक है वीक 8 का। इसके बाद हमारी एनालिटिकल ज्योमेट्री शुरू हो जाएगी, जो कि आप लोग समझते थे कि एक मुश्किल है, लेकिन वो भी काफ़ी आसान है आप लोगों के लिए करना। उसमें ये होगा कि आप लोगों को चंद फार्मूले दे दूंगा, उन पर भी चंद क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस ये आपकी एनालिटिकल ज्योमेट्री है टोटल, और कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, एरिया अंडर द कर्व। बाकी मेरे पढ़ाने के अंदाज़ में आप लोगों को कहीं पे खामियां नज़र आएँ, कहीं पे आप लोगों को ये समझ आए कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, या कहीं पे आप लोगों को लगे कि मैं बहुत ज़्यादा आराम से बोल रहा हूँ, या कुछ जो भी आप लोगों को खामियां लगे वो आप लाजमी शेयर किया करें, ताकि फिर आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों के साथ मैं इम्प्रूव करूँ, तो ताकि आप लोगों को चीज़ों की समझ भी आए। अच्छा, अब एरिया अंडर द कर्व का क्या मतलब होगा। जैसे कि मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ, ये मैंने ग्राफ ड्रा किया, ये कोई अब ये कर्व है, अब यहाँ पर पॉइंट ए होगा, यहाँ पर पॉइंट बी होगा, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। अब ये वो कहना चाह रहा है कि इस कर्व के अंडर ये जो एरिया ये बनेगा, ये एरिया आप लोग कैसे फाइंड करोगे। अब ये इंटीग्रेशन की मदद से ही हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है जी। अब इसका बेसिक आइडिया क्या था, मतलब इसका पहले मैं प्रीवियस एक दफ़ा आप लोगों को समझाता हूँ जिससे ये डिराइव हुआ, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, मैं इसको थोड़ा सा साफ़ करके बनाता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने कर्व बना लिया। अब एरिया अंडर द कर्व निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसके नीचे रेक्टेंगल छोटे छोटे बना लो, ऐसे लंबे,
क्योंकि रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना आसान होता है बनिस्बत एक कर्व्ड एरिया के। ये आप लोगों ने कुछ रेक्टेंगल्स बना लिए, ठीक हो गया। अब इन रेक्टेंगल्स को आप लोगों ने सीधे बनाने है, तो ज़रा आधी त्रिज्या ने बिल्कुल इस तरह सीधे करके बनाएंगे ऐसे। चले मैं बी को थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ, एक बात समझानी है मैंने, वो समझाने के लिए यहाँ बी आ जाएगा, ये भी बन जाएगा। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे, चलें इसको और मज़ीद इधर नीचे ले जाते हैं, ये पॉइंट है। अब ये पूरी एक कर्व थी, इसके नीचे आप लोगों ने एरिया को डिफाइन कर लिया। अब आप रेक्टेंगल्स बनाओगे, रेक्टेंगल्स बिल्कुल सीधे सीधे बनेंगे ऐसे करके। इस तरह करके ये रेक्टेंगल्स बनेंगे। अब एरिया अंडर द कर्व निकालने का मकसद ये होगा कि आप इस एरिया के नीचे जितनी सतह आ रही है ना, उसको अप्रॉक्सीमेट करो। आप लोग क्या करोगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालोगे, इस रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का, इन सब के एरियाज़ को निकाल के ऐड अप कर दोगे, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये फाइनाइट एरियाज फाइनाइट है, इतने बारीक बारीक रेक्टेंगल्स बनाओ कि वो बिल्कुल उसके ना मतलब ऐसे लगे कि एक सिंगल लाइन है और सारा कवर भी हो जाए, तो वो इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स बन जाएंगे, तो उनके लिए फिर आप इंटीग्रल का यूज़ करोगे। लेकिन अभी चूँकि हम इन रेक्टेंगल्स को गिन सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। आपके पास इस तरफ एक्स होता है और इस तरफ वाई होता है, तो वाई को हम एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं। तो अगर ये आप पहला रेक्टेंगल लो, ये पहला रेक्टेंगल, ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अलग से ड्रा करके दिखाता हूँ आपको। इसकी ये वाली जो साइड होगी ये x1 कह लो आप लोग, और ये वाली जो साइड होगी उसके मुताबिक f ऑफ x1 कह लो, सॉरी इसको dx1 कह लो, क्योंकि एक छोटी सी लेंथ है, तो छोटी सी लेंथ के लिए d हम लोग स्मॉल के लिए भी d यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इसको स्मॉल dx1 कह लो। अब जब आप एरिया निकालोगे आपके पास क्या आएगा, बल्कि d के भी बजाय इसको डेल्टा x1 कह लो इनिशियली, ठीक है। डेल्टा मीन चेंज, सम चेंज होता है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का चेंज मालूम कर लो, तो आपके पास ये इसका रेक्टेंगल का सॉरी इसकी विड्थ आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, एफ ऑफ x1, ठीक है जी, इंटू डेल्टा x1, तो ये इसका क्या आ गया, इस एक रेक्टेंगल का एरिया। इसी तरह सेकंड के लिए आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ x2 डेल्टा x2। इसी तरह आप चलते चलते आखिरी जो nth मिसाल है, nth बनती है आपके पास आखिरी, तो एफ ऑफ xn डेल्टा xn, ये आपके पास इंटीग्रल आ गई। मिसाल है आपने इस तरह के जो हैं वो 100 आप लोगों ने बनाए थे रेक्टेंगल्स, मिसाल है, तो आप लोग इसको कैसे लिखोगे, एरिया आपके पास ए से क्या आएगा, एफ ऑफ x1 डेल्टा x1 प्लस एफ ऑफ x2 डेल्टा x2 प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते एफ ऑफ x100 डेल्टा x100। अब ये डेल्टा का क्या मतलब है, डेल्टा बेसिकली आपके पास बराबर होता है, डेल्टा होगा, डेल्टा x होगा आपके पास x2 माइनस x1, यानी आपके पास ये x1 है, ये x2 है, ये x3, x4, x5, x6, x7, x8 इस तरह चलते जा रहे हैं। तो इसका एरिया किस तरह आएगा, ये विड्थ किस तरह आएगी, आप इसमें से ये माइनस कर दोगे तो इसकी लेंथ आ जाएगी, मतलब ये इसके दरमियान का ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो इस वजह से आप डेल्टा एक्स साइज़ को इस तरह मालूम कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आप क्या करो, इसको समीशन की शक्ल में भी लिख सकते हो। अब ये इसका अप्रॉक्सीमेट एरिया है, क्यों, क्योंकि आपके पास ये कर्व तो यहाँ से जा रही है ना, लेकिन ये वाले एरियाज जो हैं, ये वाला हिस्सा फालतू आ रहा है, इसमें ये वाला हिस्सा फालतू आ रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ये जो एरिया ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, लेकिन आपके पास एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो ये एरिया अंडर द कर्व होगा। आप इतने ज़्यादा रेक्टेंगल्स इसको बना दो कि इतने ब्रीक हो जाएंगे आपको विड्थ का बिल्कुल पता ना चले, तो इसका मतलब आपके पास